Today we will study the chapter chemical bonding and molecular structure. So let us start. Our first topic is valency. Valency. The term valency is derived from the Greek word valency. Derived from the Greek word valency. The meaning of valency is capacity to combine. Capacity to combine. मतलब कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, डोनेट करके या जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके कोई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे हमने ये कहा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। वैलेंसी हो गई सोडियम की 1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो चूंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, हमने कहा कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी 2। वैलेंसी हो जाएगी 2। सिमिलरली क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा, ठीक है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसी, जैसे सोडियम के साथ ही जुड़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस केस में क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। मतलब सोडियम जिसकी वैलेंसी है 1, उसको हम लोग कहेंगे यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट। इसको हम लोग नाम देंगे यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1, ठीक है। मैग्नीशियम इसकी वैलेंसी 2 है, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है किसी नॉन मेटल को, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसको हम कहेंगे बाइवैलेंट या डाइवैलेंट, ठीक है। क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, तो क्लोरीन भी अपना क्या कहलाएगा मोनोवैलेंट। तो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, वो कहलाएगी उसकी वैलेंसी, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बेसिस पे, डोनेट करने के बेसिस पे या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बेसिस पे एटम्स 3 टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। एटम्स जो है वो 3 टाइप के बॉन्ड बनाएंगे। जो भी एटम होंगे वो सभी के सभी 3 टाइप के बॉन्ड बनाएंगे। जो सबसे पहला बॉन्ड होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। जो दूसरा बॉन्ड होगा वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। और जो तीसरा बॉन्ड होगा, ठीक है, ऐसे ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप, जिसको 1923 में 2 साइंटिस्ट टीएम लोरी और एनवी सिड्रिक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और उसको उन्होंने नाम दे दिया था कोऑर्डिनेट और डेटिव। नाम दे दिया इसको कोऑर्डिनेट और डेटिव, ठीक है। तो आपने अभी तक कहा कि कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। अब चूंकि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बेसिस पे, डोनेट करने के बेसिस पे या शेयरिंग करने के बेसिस पे 3 टाइप का बॉन्ड बना रहा है। जो सबसे पहला बॉन्ड बनाया उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। जो दूसरे टाइप का बॉन्ड बनाया उसको हमने नाम दे दिया कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरे टाइप का जो बॉन्ड है जिसको 1923 में टीएम लोरी और एनवी सिड्रिक ने डिस्कवर किया था, इसको उन्होंने नाम दे दिया कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। लेकिन इस बॉन्डिंग के कांसेप्ट से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बना रहा है, ठीक है। कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बना रहा है, तो इसके लिए हम एक कांसेप्ट देखेंगे जिसको हम कहेंगे ऑक्टेट रूल। चलिए देखा जाए ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम जिसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होगा, ठीक है। कोई भी एटम जिसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होगा, और जिसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लेगा,
इलेक्ट्रॉन्स को देगा या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो आपने कहा ऑक्टेट रूल कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बना रहा है इसके बारे में पढ़ने के लिए जानेंगे ऑक्टेट। ठीक है, तो कोई भी एटम जिसके वैलेंसी सेल में, वैलेंसी सेल मतलब सबसे बाहर वाले सेल में, ठीक है, वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम होगा स्टेबल। जैसे नोबेल गैसेस, नोबेल गैसेस, अब इसमें नोबेल गैसेस में हीलियम जो है उसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो स्टेबल होगा। ये ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, नियॉन के भी वैलेंसी सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के भी वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन के भी वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ज़ेनॉन के भी वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और रेडॉन के भी वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चूंकि इनके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सभी के सभी क्या हैं, स्टेबल है। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें ये कहा गया कि जिसके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे, जिसके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे वो एटम्स होंगे अनस्टेबल, वो एटम्स होंगे अनस्टेबल। अब जो अनस्टेबल एटम्स हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी, टू अचीव स्टेबिलिटी, ठीक है, वो एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3 काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, या तीसरा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। और इन्हीं के बेसिस पे एटम्स जो है वो 3 टाइप के बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्टेट रूल हमको बताता है कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल गॉसेल और लुईस के द्वारा दिया गया था, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी एटम के वैलेंसी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एटम स्टेबल है, और अगर वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। अब चूंकि नोबेल गैसेस जो है हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी के वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो भी अपने एटम्स जो अनस्टेबल हैं वो ये चाहेंगे कि वो हमेशा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव कर ले, और इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्डिंग में पहला बॉन्ड उन्होंने कहा था इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, उसको देखा है कि इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनने का 3 कंडीशन होता है। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो उसके 3 कंडीशन होंगे। सबसे पहला जो कंडीशन होगा, अगर 2 एटम्स हैं ए और बी, वो मिलकर के इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, एक एटम है ए, दूसरा एटम है बी, अगर ये मिलकर के इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए मेटल होना चाहिए और बी जो होना चाहिए वो नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, ए मेटल होना चाहिए और बी नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, ए के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और बी के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ए के पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और बी के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, मतलब मेटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.7 होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 1.7 से बड़ा होना चाहिए या लगभग उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर एक मेटल दूसरा नॉन मेटल के पास आ रहा है तो वो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको कौन सा बॉन्ड बनाना है, तो उसको बताने का काम करेगा यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, यही बताएगा कि उसको किस टाइप का बॉन्ड बनाना है, उसको आयनिक बॉन्ड बनाना है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है या फिर डेटिक बॉन्ड बनाना है। जैसे हम ये कहें कि सोडियम क्लोरीन के पास आ रहा है, ठीक है, सोडियम जो है क्लोरीन के पास गया, अब इसको कैसे पता चलेगा कि इसको तीनों में से कौन सा बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक, कोवेलेंट या डेटिक। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से बड़ा है या 1.7 के बराबर है तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.7 होना चाहिए। तो चलिए हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड बनाने के 3 कंडीशन हो गए। अब देखा जाए कि आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल्स क्या हो गए। अच्छा, आयनिक बॉन्ड क्या हो गया, तो आयनिक बॉन्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे कि द बॉन्ड फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म बाय द
डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को देने के कारण जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। मतलब मेटल जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, नॉन मेटल जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी मेटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, नॉन मेटल जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जिनको कमी है उनको दे देंगे, यानी मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, नॉन मेटल्स को देंगे, और उस बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिया जाए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, बहुत बड़े प्रिंसिपल से इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अब अगर सोडियम को देखा जाए तो उसके वैलेंसी शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके जस्ट अंदर वाला जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर वो किसी को दे देता है तो उस केस में उसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्टेट रूल कहता है कि जिसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन जिसके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो 7 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 8, क्या होगा 8। तो अगर क्लोरीन जिसके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो उसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, कितने हो जाएंगे 8। तो अगर सोडियम एक दे दे और क्लोरीन एक ले ले तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। अब देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और हमको मालूम है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही होता है ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11, और प्रोटॉन कितने हो गए 11, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज आ रहा है वो -11 मान लेते हैं, और प्रोटॉन्स के कारण जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है +11, ठीक है। अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कितना हो गया -10, और प्रोटॉन कितने हो गए +11, तो रिजल्टेंट क्या आ गया +1। तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना पॉजिटिव चार्ज, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेगा तो उस पे जो चार्ज आएगा वो क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या बनाएगा Na+, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या बनाएगा Cl-, ठीक। तो ये बनाया Na+, ये बनाया Cl-। अब Na+ और Cl- के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। अब यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इसी को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। मतलब आयनिक बॉन्ड है क्या, दो आयंस, एक कैटायन और एक एनायन, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दे दिया है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- हमेशा ये आयन के फॉर्म में ही रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे NaCl हो गया, ठीक है, इसमें कभी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये हमेशा आयंस के फॉर्म में रहेंगे, ये कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। इनके केस में हमेशा आयन ही इनके स्टेबल होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि which one is more stable, Na और Na+, ठीक है ना, आपसे अगर कोई पूछे कि which one is more stable, which one is more stable, ठीक है, कौन भाई Na और Na+, तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 11 2 8 1, ठीक है। Cl- Na+ में आएंगे, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जिसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, और जिसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो स्टेबल नहीं है, मतलब सोडियम इज अनस्टेबल। According to octet rule, sodium is unstable, while Na+ sodium ion it is stable. Na+ sodium ion is stable.
दूसरा एग्जांपल लिया जाए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl। मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। देखा है किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, मैग्नीशियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, 282, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, मैग्नीशियम का 282 और क्लोरीन का 287। चलिए ऑक्टेट को फिर से स्टडी करते हैं, इस पे लगाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल क्या कहेगा, अनस्टेबल। क्लोरीन बाहर में सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल क्या कहेगा, अनस्टेबल। अब दोनों अनस्टेबल है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है MgCl2, तो देखते हैं किस टाइप का कंपाउंड है। तो इसमें टोटल कितने क्लोरीन के एटम है, 2 क्लोरीन के एटम है। तो दूसरे क्लोरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन 287, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। अब देखिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम किसी को दे देता है, ठीक है, तो उसके वैलेंसी सेल में कितने हो जाएंगे, ये जो पेनल्टीमेट सेल है अभी, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पेनल्टीमेट सेल को हम क्या कह देंगे, वैलेंसी सेल कह देंगे। तो इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन का बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं से दोनों एक इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं, पहला क्लोरीन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पा जाए और दूसरा क्लोरीन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पा जाए, तो अगर कहीं से दोनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि 7 + 1 यानी टोटल कितने हो गए, 8। 7 + 1 टोटल कितने हो गए, 8। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिंगल मैग्नीशियम एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हम देखेंगे Mg2+, इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2+ चार्ज, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो जो 2 प्रोटॉन का चार्ज है वो डोमिनेट कर जाएगा। तो ये हो गया Mg2+। अब दोनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे Mg2+ 2Cl-। ये है अपना मैग्नीशियम क्लोराइड Mg2+ and 2Cl-। ठीक है, अब देखिए जितने आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, जितने ये आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं यानी जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, भाई जो कोई कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो जितने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनमें कभी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, कभी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, हमेशा ये अपने आयनिक स्टेट में स्टेबल रहेंगे, आयनिक स्टेट में ये हमेशा स्टेबल रहेंगे। ठीक है, जितने आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे यानी कि जितने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होंगे ये सभी के सभी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं कैसे डिसॉल्व होता है। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसको हम पानी में डालें तो सोडियम क्लोराइड का उन्होंने स्ट्रक्चर भी क्या बनाया था, Na+Cl-, यही था ना, Na+ और Cl- इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था जिसके कारण वो स्टेबल बना हुआ था। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- है, मतलब सारे के सारे सोडियम एटम किसी न किसी क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डेड है। जितने भी सोडियम एटम है वो किसी न किसी क्लोरीन एटम के साथ इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, यानी उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो ये हो गया सोडियम आयन Na+। क्लोराइड आयन बना ले, कैटायन छोटा बनाते हैं, आयन बड़ा बनाते हैं, ये हो गया Cl- आयन। दूसरा Na+, देन Cl- आयन। आगे बढ़ते हैं, ऊपर में Na+ है, नीचे आएगा Cl- आयन। Cl- है तो आ गया Na+, फिर आ गया Cl-, फिर आ गया Na+। एक स्टेप और देखते हैं तो Cl-, नीचे आ गया Na+, और आ गया ये Cl-, Na+ और Cl-। ऐसे ही पूरा का पूरा क्रिस्टल अपना बना रहेगा, एक कैटायन एक एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन तो नीचे एनायन, यानी अल्टरनेट एनायन और कैटायन मिलकर के आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इस केस में जब हम इस कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो देखिए क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O, H2O मतलब कि OH, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम वाटर को दिखाएं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला सर्किल है वो ऑक्सीजन है और जो छोटे वाले सर्किल है वो है हाइड्रोजन। अब जितने Cl एटम है, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो जितने Cl एटम है, क्लोराइड आयन है, जिन पे नेगेटिव चार्ज है उस पे आएगा हाइड्रोजन, उसके पास आएगा हाइड्रोजन। तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पानी में डालते हैं सारे के सारे Cl जो है वो H2O मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से सराउंडेड हो जाएंगे, घिर जाएंगे। ठीक है, ये है Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कुछ देर के बाद ऐसा होता है कि Cl के ऊपर अंदर की ओर लगने वाला अट्रैक्शन कम हो जाता है और बाहर की तरफ लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अंदर की तरफ लगने वाला अट्रैक्शन कम हो जाएगा और बाहर की तरफ लगने वाला अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में ये Cl इन सारे क्रिस्टल को तोड़ करके, छोड़ करके बाहर चला जाएगा और स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, Cl माइनस HH से गिर जाएगा, Cl माइनस HH, Cl माइनस ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Cl माइनस ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ऐसे करके सारा का सारा Cl जो है, एक Cl जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन से सराउंडेड हो जाएगा। अब जैसे ही Cl निकल गया, अगली बार किसकी है, हाइड्रोजन, इसके पास कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो सोडियम एटम है वो सारे के सारे किससे सराउंडेड हो जाएंगे, ऑक्सीजन से। और धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा का पूरा NaCl वाटर के बीच में चला जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा NaCl वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में चला जाएगा। और हम यही कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो था हमारा पहला टाइप का बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। कंटिन्यू करते हैं दूसरे टाइप के बॉन्ड पे, जिसको हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हमारा जो दूसरा बॉन्ड है उसको हम नाम देंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट के आयनिक बॉन्ड में हमने कहा था कि द बॉन्ड फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एटम दूसरे एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उससे जो बॉन्ड बना उसको हमने कह दिया इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। उसमें एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में था। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ डोनेशन नहीं होगा, कोई किसी को देगा नहीं, दोनों शेयर करेंगे, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे देखिए ए और बी फिर से मिलकर के अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ए और बी कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो ए और बी एटम्स हैं, पहले में हमने कहा था कि ए मेटल होना चाहिए, बी नॉन मेटल होना चाहिए। अब की बार हम कहेंगे कि ए भी नॉन मेटल होना चाहिए और बी भी नॉन मेटल ही होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नॉन मेटल होने चाहिए। ए के पास भी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और बी के पास भी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अब की बार जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, शॉर्ट में लिखना है ED, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है, वो या तो 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, या टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 के एकदम करीब होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस है कोवैलेंट बॉन्ड की। देखिए इसको, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो या तो 0 होना चाहिए या टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, दो नॉन मेटल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा जरा से एक एग्जांपल लिखा है कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। हमने इलेक्ट्रोवैलेंट के आयनिक बॉन्ड में कहा कि द बॉन्ड फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे एक के पास ज्यादा था इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। लेकिन उस केस में क्या हो रहा था कि जब कोई एटम ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा था, तो वो इलेक्ट्रॉन ए में काउंट नहीं हो रहा था, वो सिर्फ किस में काउंट हो रहा था, बी में काउंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों शेयर करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होगा, ए में भी काउंट होगा और बी में भी काउंट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है ना, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, इससे बाहर में हो गया इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। अब जरा दोनों को ऑक्टेट ग्रुप के बेसिस पे स्टडी किया जाए
तो हाइड्रोजन के पास बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। भाई ऑक्टेट रूल कहता है कि जिसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो अनस्टेबल होगा। अब हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हाइड्रोजन क्या हो गया? अनस्टेबल। क्लोरीन के वैलेंसी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्लोरीन भी क्या हो गया? अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में HCl का स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 हमने लिया था, ये हम रख कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1 हमने लिया था, तो ये है 1 जिसके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन जिसके बाहर में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा, वो अपने नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा और हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबेल गैस है हीलियम, तो हाइड्रोजन बाकी किसी का कॉन्फ़िगरेशन नहीं अचीव करेगा, हाइड्रोजन अचीव करेगा हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कहने का क्या मतलब है कि उसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसके वैलेंसी शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो उतने पर ही स्टेबल हो जाएगा। जैसे हीलियम के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन हीलियम स्टेबल है, वैसे ही हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में एक है ही, कहीं से एक और अगर पा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो चलिए क्लोरीन के पास चलते हैं। क्लोरीन के बाहर में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए क्लोरीन 1 2 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है HCl, देखिए दोनों को हम बीच में बना रहे हैं। ठीक है, Cl क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है, अब देखिए ये हुआ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जिसको हम सर्कल करके दिखा रहे हैं। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हमने कहा था ना दोनों में काउंट होंगे। क्लोरीन में देखिए सर्कल करके बना रहे हैं शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, ये फिर दोनों में काउंट हुआ। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं। हाइड्रोजन के बाहर में कितने हो गए भैया? 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। क्लोरीन के बाहर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी क्लोरीन भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड, तो ये बनेगा H सिंगल बॉन्ड C। ये है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन। कि हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड को जरा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम दे देंगे कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल ये 2 एलिमेंट थे A और B, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो उनको 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। सबसे पहला A और B दोनों के दोनों नॉन मेटल होने चाहिए, दोनों के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब दोनों में कहीं भी ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे HCl में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो इसको हमने क्या दे दिया? H सिंगल बॉन्ड Cl, सिंपल सा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे उनमें भी जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको भी हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेम टाइप के मॉलिक्यूल H2 Cl2 F2, ऐसे जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है नॉन मेटल्स में H2। ठीक, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है ना, दोनों का सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे बढ़िए। दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन को, एक को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक को डॉट से दिखाया और एक को क्रॉस से दिखाया। अब देखिए शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन में भी काउंट होंगे और इस हाइड्रोजन में भी काउंट होंगे, तो ये बना H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड यहां पे बन रहा है H सिंगल बॉन्ड H, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहा है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें डॉट और क्रॉस हम बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर लुईस ने दिया था। ठीक है, तो लुईस के
नाम पे इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपसे ये कहा जाए कि HCl का या H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर कहा जाए आपसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए तो ये है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, H सिंगल बॉन्ड H। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा भैया? तो ये है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका एक और एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड का एक और एग्जांपल जिसको हम लोग कह रहे हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखिए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। दूसरा क्लोरीन 17 287। अब अगर ऑक्टेट रूल इस पे भी लगाया जाए तो इसके भी वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, यानी ये भी क्या है? अनस्टेबल। ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 हुआ तो ये स्टेबल हुआ, अदरवाइज वो क्या होगा? अनस्टेबल। तो क्लोरीन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, यानी ये दोनों के दोनों Cl एटम क्या हो गए? अनस्टेबल हो गए। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दोनों को सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि +1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर दोनों को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखा जाए क्लोरीन लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएंगे, फिर हम लोग बनाएंगे इसमें ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आइए क्लोरीन लुईस डॉट स्ट्रक्चर 7 इलेक्ट्रॉन क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आइए चलिए ये देखिए शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले में भी काउंट होंगे और दूसरे में भी काउंट होंगे। तो इसको पहले में भी काउंट किया जाएगा और दूसरे में भी काउंट किया जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये बना Cl सिंगल बॉन्ड Cl। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। दो टाइप के स्ट्रक्चर हो गए, एक हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर और दूसरा हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये हो गया क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी कोवेलेंट बॉन्ड का एक और एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल लिया जाए कोवेलेंट बॉन्ड का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर हो गया 8, यानी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखिएगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6। ऑक्सीजन 8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 6, ठीक है। 2 6 कॉन्फ़िगरेशन कहने का क्या मतलब है कि जो दो ऑक्सीजन एटम हैं दोनों के दोनों ऑक्टेट रूल के हिसाब से अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, लेकिन इनके वैलेंसी शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी इन सभी को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। इलेक्ट्रॉन देने वाला और कोई है नहीं, एक दूसरे को देगा नहीं क्योंकि उसके पास भी कमी है। तो ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। चलिए इसका पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। दूसरे में डॉट से दिखा रहा है ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो देखिए शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन को हम और पास-पास करके बीच में बना रहे हैं। ऑक्सीजन क्रॉस यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ये 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन एटम डॉट 1 2 3 4 5 6। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन में भी काउंट किए जाएंगे और दूसरे ऑक्सीजन एटम में भी काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये है O2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया जाए तो यहां हो जाएगा बीच में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चलिए कोवेलेंट बॉन्ड का एक और एग्जांपल लिया जाए।
अगला एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर हो गया 7, यानी कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। N2 मॉलिक्यूल का हमको स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि दो नाइट्रोजन एटम यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2, 5। ठीक है, आगे बढ़िए। वैलेंसी शेल में दोनों के 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब दोनों को ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल होने के लिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी पहले को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरे को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, तो इस केस में ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और कितनी की शेयरिंग करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ये हम शेयर करा रहे हैं, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को हम बीच में बना रहे हैं, डॉट डॉट सर्कल। ठीक है, या डॉट हम पढ़ेंगे इसको क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, अब देखिए शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पहले में भी काउंट होंगे और दूसरे में भी काउंट होंगे, तो ये हमने उसका सर्कल बना लिया। पहले वाले के इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाए 2 4 6 8, स्टेबल हो गया। दूसरे वाले में काउंट करिए 2 4 6 8, ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये क्या रहेगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एटम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये हो जाएगा n 2 2 4 2 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में जो बॉन्ड होगा वो होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा n ट्रिपल बॉन्ड n। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने दो बॉन्ड देख लिया था, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, और दूसरा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा 1923 में दो साइंटिस्ट टीएम लोरी और एनवीसीटी, इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड का एक और टाइप बताया। ठीक, और उस टाइप को उन्होंने नाम दे दिया कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। जो तीसरा टाइप था उसको उन्होंने नाम दिया कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। चलिए उसको देखते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड का एक और टाइप कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड 1923 में आया। हालांकि बाद में इसको एक अलग टाइप बना दिया गया, कहा गया कि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड से डिफर है, इसलिए आज के डेट में हम इसको एक अलग बॉन्ड के तौर पे पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको तीसरे बॉन्ड के तौर पे पढ़ेंगे, जो है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या है? हमने कहा कि ये बिल्कुल कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही है, तो अगर दो एटम A और B मिलकर के कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो A आपका मॉलिक्यूल के टर्म में होगा, मॉलिक्यूल के टर्म में होगा वो नॉन मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, जैसा कि कोवैलेंट बॉन्ड में बताया गया था। B भी क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये इसका इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए। अब देखिए जब हम ये कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, इसके एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। पहली बात, ये जो किस टाइप का बॉन्ड है? तो कोवैलेंट बॉन्ड में हमने कहा था कि द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कोवैलेंट के टाइप की तरह ही है, तो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड भी किससे बनेगा? इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी किससे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है तो अंतर क्या होगा कोवैलेंट में और इसमें? तो इसमें अंतर यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कहा था, वहां लोन पेयर की बात नहीं की थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल दिया है इसका। एग्जांपल है अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड। तो सबसे पहले हम
1 2, ठीक। नाइट्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर लिखिएगा तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 5। तो 3 तो उन्होंने बॉन्ड बना लिया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिससे बॉन्ड नहीं बनाया है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहे, इसी को हम कहेंगे लोन पेयर। यानी लोन पेयर क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम नाम देते हैं लोन पेयर, और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अगर आप देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर BF। अब देखिए नाइट्रोजन के ऑक्टेट को चेक किया जाए तो 2 2 2 ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन लोन पेयर के कारण वो अनस्टेबल है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड देखिएगा 2 2 2 ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 के पास 8 इलेक्ट्रॉन, BF3 में बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बोरॉन क्या चाहेगा कि उसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे। तो ये बोरॉन जाएगा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन मांगने, और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो उसको अनस्टेबल बना रहा है। तो नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बोरॉन के साथ, अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बोरॉन के साथ। ये जो शेयरिंग होगी, इस बार इस शेयरिंग को हम लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इस बार की शेयरिंग को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से, एरो से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जैसे यहां देखिए देगा मतलब शेयर करेगा, ठीक है, वो कहलाएगा डोनर, वो कहलाएगा डोनर। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जैसे बोरॉन, वो कहलाएगा एक्सेप्टर। क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर, ठीक है। जो देगा उसको हम कहेंगे लुईस ब्रेस, जो लेगा उसको हम कहेंगे लुईस ब्रेस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बोरॉन के साथ, उस शेयरिंग को हम कैसे दिखाएंगे? एरो से। नाइट्रोजन दे रहा है तो उसका उसकी तरफ एरो का टेल होगा, बोरॉन ले रहा है तो उसकी तरफ एरो का हेड होगा। स्ट्रक्चर बनाया जाए तो स्ट्रक्चर होगा NH H H B F F F और ये बना है। अब यही जो एरो है इसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना बॉन्ड है, लेकिन इस बार जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम शेयर कर रहा है, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हो रहे हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई सिंगल एटम ही शेयर कर रहा है, कोई दूसरा एटम दूसरा वाला एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम शेयर कर रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हमने नाम दे दिया कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन जिसके बारे में हम लोगों ने कहा है इसका एटॉमिक नंबर है 1, जिसके वैलेंसी शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन जो है नॉन मेटल, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम ये कहेंगे कि जब हाइड्रोजन अटैच होगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, अटैच होगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, याद करने के लिए आप कहेंगे फोन से, ठीक है ना। हाइड्रोजन जब अटैच होगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, हम याद करने के लिए क्या नाम दे रहे हैं? फोन से, ठीक है। जब हाइड्रोजन अटैच होगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब अटैच हुआ है मान लीजिए फ्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब दूसरा HF मॉलिक्यूल जो इसके पास आएगा, H सिंगल बॉन्ड F, इस पे भी हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहा है अभी तक हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हमने ये कहा है कि जब हाइड्रोजन अटैच होगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है भैया क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या
चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज प्रोड्यूस किया जाएगा उसको हम कहेंगे पार्शियल चार्ज, ठीक है। तो चार्ज प्रोड्यूस बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए HF पे हाइड्रोजन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जो दूसरा HF मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन पे आया है पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन पे आया है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस केस में क्या होगा, इसका पार्शियल नेगेटिव दूसरे पार्शियल पॉजिटिव को एक वीक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसको एक वीक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे इसका फ्लोरीन, पहले HF मॉलिक्यूल का फ्लोरीन दूसरे HF मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन को एक वीक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम डॉट से दिखा। अब यही जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम नाम दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम दे दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, पहली बात हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के साथ होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बताया है इसमें ये जो होगा वो दो टाइप का हो गया, एक हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक चीज जरा यहाँ देखेंगे आप कि पहला जो HF मॉलिक्यूल है दूसरे HF मॉलिक्यूल से जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड हो रहा है उसको हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दो मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह को लिंक करना। तो ये एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक कर रहा है, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है और इस ब्रिज को हम कहते हैं हाइड्रोजन ब्रिज। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम हाइड्रोजन ब्रिज की तरह भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम नाम हाइड्रोजन ब्रिज भी दे सकते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो टाइप का हो जाएगा, पहला कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, पहला मॉलिक्यूल HF दूसरा मॉलिक्यूल HF। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो अलग-अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा इसको हम नाम दे देंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या नाम दे दिया, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो अलग-अलग मॉलिक्यूल के बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है उसको हमने नाम दे दिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा हमने नाम दिया था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, इसमें दो मॉलिक्यूल नहीं होंगे, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, उसको हम नाम दे देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OH और यहां हमने लगा दिया NO2, ठीक है। बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल और ऑर्थो पे NO2 लगा हुआ है तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव वाला अट्रैक्शन इस पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव वाले ऑक्सीजन से एक वीक फोर्स से बंधेगा, एक वीक फोर्स से बंधेगा। अब यही जो फोर्स है उसको हम नाम दे देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।